औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास, कैसे हैं बच्चों आप सब। जैसे कि आप लोगों के पेपर्स आने वाले हैं, ये बहुत आसान सी और वीडियो है आप सबके लिए और होपफुली इंशाल्लाह ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी जो क्यूरीज होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको मैं सॉर्ट आउट कर दूँगी। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ वो है सूडो कोड। सूडो कोड का मतलब होता है जब भी हम किसी प्रोग्राम को बेसिकली, अभी हमने पिछले लेक्चर में जो है वो देखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, कि हम किसी भी प्रॉब्लम को जब स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं रिटन फॉर्मेट में, तो वो आपके पास बेसिकली कहलाता है सूडो कोड। ठीक है। अब जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि रेसिपीज़ जो हैं देना, या कोई भी आपकी डेली रूटीन लाइफ में अगर मैं कहूँ तो कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक चाय बनाना है, लाइक खाना पकाना है, तो ये प्रॉब्लम्स ही है ना। ठीक है। तो इनको जब हम सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। लेकिन अब हमें कोई अगर नई रेसिपी सीखनी है, समझनी है, तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिपी कार्ड देखते हैं। तो रिटन फॉर्मेट में आपको जो सोल्यूशन दिया जाता है पूरे प्रोग्राम का, पूरे, अगर मैं अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करूँ तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। ठीक है। जैसे रेसिपी लिखी जाती है, तो उसी तरह से जब हम रिटन फॉर्मेट में लिख देते हैं, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में सूडो कोड कहा जाता है, और साथ ही साथ हम उसको एल्गोरिदम भी कहते हैं। ठीक है। तो एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली आपका मेन फर्स्ट स्टेप है जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। तो ये रिटन फॉर्मेट में होता है, प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में दिया हुआ है, अ प्रिसाइज एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड होता है, डिस्क्रिप्शन दी जाती है हमारी नेचुरल लैंग्वेज में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ सूडो कोड और द एल्गोरिदम। ठीक है। और इसमें एल्गोरिदम आपका इतना ज़्यादा आसान वर्डिंग में जो है वो लिखा जाता है कि आपको उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे हम वो स्टेप्स लिखेंगे एल्गोरिदम के या सूडो कोड के, वैसे वैसे हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है वो भी उसी तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है हाउ टू राइट अ सूडो कोड। सूडो कोड हम कैसे लिखते हैं, इसको हम बुक से देखते हैं। बेसिकली सूडो कोड जो है वो डेवलप किया जाता है सीक्वेंस टास्क में, क्योंकि जैसे अगर मैं आपको दोबारा बात करूं कि एल्गोरिदम या हम रेसिपी देखें तो वो हमारी हमेशा अरेंज होती है सीक्वेंस में, इसलिए सूडो कोड भी जब हम लिखते हैं तो वो लॉजिकल सीक्वेंस में जो है वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब सूडो कोड जब हम स्टार्ट करते हैं, सूडो कोड जब लिखना शुरू करते हैं, तो उसके स्टार्ट में हम स्टार्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और उसको जब एंड करते हैं, जब हमारा गोल कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसको फिर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। और सूडो कोड जो है वो बेसिकली ये आपके पास तीन बहुत मेन कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ नेक्स्ट में, कि हम एल्गोरिदम्स जो हैं जब डिफ़ाइन करते हैं तो हमारा सीक्वेंशियल भी होता है, सीक्वेंस में उसमें रेपिटिशन का मतलब बार बार कोई ये काम, एक टास्क जो हम बार बार करते हैं उसे रेपिटिशन कहा जाता है। और कंडीशनल का मतलब होता है, कंडीशन में ये होता है कि हमारे पास कोई चॉइसेस गिवन हो, ये हमारी डेली लाइफ में भी ऐसे ही होता है, चॉइसेस गिवन हो, तो अगर हम किसी भी प्रोग्राम को इस तरह से तीन चीज़ों में डिफ़ाइन करेंगे, तो सूडो कोड को भी हम इसी तरह से लॉजिकल सीक्वेंसेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है वो एक सूडो कोड हम कैसे लिखेंगे कि वी हैव अ मेन गोल, द प्रोग्राम अलाउड टू चेक वेदर द इनपुट नंबर इज़ इवन और ऑड। ठीक है। कि अगर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हमने सिर्फ ये चेक करना है, छोटे बच्चों को हम मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन देते हैं, लाइक मैंने 42 दिया है, 77 दिया है, तो मैं पूछूंगी कि मुझे बताएं बेटा ये इवन है या ऑड है, तो बच्चे कैसे चेक करेंगे कि अगर कोई नंबर 2 की टेबल पे डिवाइड हो जाता है तो वो जो है वो इवन है, और अगर पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता, यानी कि उसका कोई रिमाइंडर आ जाता है, तो वो आपके पास नंबर है ऑड। ठीक है। तो उसी तरह से हम इस अगर प्रोग्राम को चेक करें तो क्या होगा कि सूडो कोड में लिखने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि एक तो हम लाइन नंबर लाजमी देते हैं। ठीक है। इसको स्टार्ट वैल्यू से करते हैं कि हम लिखते हैं स्टार्ट, और फिर एंड पे जो है वो हमें जब स्टॉप करना होता है, अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना होता है, तो हम एंड लिखते हैं या स्टॉप लिखते हैं। ठीक है। ये दैट इज़ वेरी कंपल्सरी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक नंबर, क्योंकि हमने यूज़र से लेना है, चेक करना है, ठीक है, तो वो हमने नंबर कर दिया इनपुट, फिर उसको नंबर को हमने मॉड किया। मॉड का मतलब ये होता है कि अगर हम टू नंबर्स को डिवाइड करें तो उसका अगर रिमाइंडर चेक करना है, अगर टू की टेबल से मॉड यानी कि डिवाइड की तरह ये होता है। ठीक है। कि नंबर जो हमने यहाँ पे लिया था, ये नंबर, ये वाला नंबर है,
इस नंबर को मॉड करेगा 2 के साथ, यानी कि डिवाइड करेगा 2 से और उसका रिमाइंडर चेक करेगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो वो प्रिंट करेगा इवन, अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है तो वो वहाँ प्रिंट करेगा ऑड। अब यहाँ पर देखिए कि ये एक सीक्वेंस तो गिवन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 चेक लगे हुए, एक इफ़ के साथ कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है बेसिकली कि अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी कि अगर वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन वो बताएगा, लेकिन अगर वो 0 नहीं आ रहा तो वो ऑड बताएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो रहा है कि बेसिकली वो हमें बता रहा है कि ये यहाँ पर मैंने कंडीशन ली है कि या तो वो इवन होगा नंबर या वो ऑड होगा। समझ आया? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम्स या आपके पास जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एल्गोरिदम्स बेसिकली या प्रोग्राम्स जो हैं वो या तो सीक्वेंस में होगा या रेपिटिशन में होगा या कंडीशन में होगा। ये 3 स्टेट्स हैं, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, रिपीट का मतलब है कि आपके पास जब कोई काम बार बार किया जाए, अगेन एंड अगेन कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिपीट, और इसको हम लूप भी कहते हैं। ठीक है, वाइल यूजिंग द लूप इन द एल्गोरिदम, अगर आप यहाँ पर पढ़ें तो। ठीक है, तो रिपीट एक्शन जो है वो बार बार परफॉर्म होता है। अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ कि अगर मैं एक ही टास्क देखूं रोटी पकाने का, फॉर एग्जांपल 10 पकानी है, 20 पकानी है, जितनी भी रोटियां पकानी है, अगर मैं एक टास्क को बार बार रिपीट करती हूं तो दैट इज़ कॉल्ड द रेपिटिशन। ठीक है, इसको हम लूप भी कहेंगे। तो एक ही काम, एक ही चीज़ कि पहले रोटी बेली, पेड़ा बनाया, उसको बॉल बनाया बेसिकली, ठीक है, फिर उसको जो है वो बेला, बेल कर जो है वो हमने तवे पर डाल दिया। तो एक ही प्रोसेस जो है वो बार बार, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो ये दैट इज़ कॉल्ड द रिपीटिशन। ठीक है, तो आपके पास रिपीटिशन में जैसे मैं 1 से 10 तक नंबर्स जनरेट कर रही हूँ, तो वो आपका क्या है कि ये आपकी रिपीटिशन आ जाएगी। ठीक, जैसे रेपिटिशन को जो है वो लूप कहते हैं, उसी तरह से अगर हम एक स्टेटमेंट में, एक प्रोग्राम में अगर एक ही लूप के अंदर दोबारा से एक लूप लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द नेस्टेड लूप। ठीक है, द लूप इनसाइड अनदर लूप इज़ कॉल्ड द नेस्टेड लूप। ठीक है, जिस तरह से यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी है क्लॉक की एग्जांपल इस तरह से है कि अगर मैं सेकंड जो है वो बेसिकली आर्म को देखूं तो सेकंड आर्म जो है वो जब तक अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है तो तब जाकर वो 1 मिनट कंप्लीट होता है। उसी तरह से जब मिनट्स आर्म है वो अपना एक कंप्लीट सर्कल 12 तक करती है तो जाकर 1 आवर जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये आपका नेस्टेड लूप है कि आपका 1 घंटा तब कंप्लीट होगा जब आपके 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे, और 60 मिनट्स में 1 मिनट तब कंप्लीट होगा जब आपके 60 सेकंड्स कंप्लीट होंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड लूप, द लूप इनसाइड अनदर लूप। समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो उसकी एग्जांपल को ये कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है। आप इसको ये साथ साथ पढ़ भी सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये इसकी समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली नेक्स्ट वन इज़ योर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अभी मैंने जैसे आपको बताया रेपिटिशन में हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, और कंडीशन स्टेटमेंट की हमने एग्जांपल जो है वो अभी फर्स्ट जब सूडो कोड की एग्जांपल देखी थी उसमें देखी थी कि हम अगर हमारे पास किसी चीज़ में 2 चॉइसेस आ जाती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं, तो हम वहाँ पर जो है वो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन होती है कि वेदर वन कंडीशन इज़ ट्रू और द अदर कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, चेक करना, अगर आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़े क्या है, कंडीशन आर द चेक पॉइंट्स इन अ प्रोग्राम। ठीक है, तो यह आपके प्रोग्राम की बेसिकली चेकिंग कर रहे होते हैं कि आपकी कौन सी कंडीशन या कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आगे जाकर ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिंट करते हैं या उसके अकॉर्डिंग जो है वो आगे काम किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो क्या है कि लाइन नंबर 0 पे इफ़ इट इज़ वीक डे, अगर ये वीक डे है यानी कि मंडे टू फ्राइडे डे है, तो क्या होगा, ड्रेस अप फॉर स्कूल, आप सुबह जो है वो स्कूल के लिए रेडी होंगे। एल्स का मतलब यहाँ मैंने कंडीशन ये लगाई थी कि अगर जो है वो वीकडे है तो आपने स्कूल का ड्रेस पहनना है। एल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा कि वीकेंड है तो आप जो है वो फिर वीकेंड एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एंड योर इफ़ कंडीशन इज़ एंडेड। समझ आ गया? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है वो मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है
इफ़ इट इज़ वीकेंड तो क्या होगा, अगेन इफ़ के अंदर एक और इफ़ आ रहा है, इफ़ आई एम अ टेम्परेचर टेक मेडिसिन एंड रेस्ट। अगर वीक डे भी है तो क्या होगा कि वो चेक करेगा कि अगर टेम्परेचर है तो आप मेडिसिन लेंगे और रेस्ट करेंगे और फिर आप स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वीकडे भी है, यहाँ पर डबल कंडीशन चेक हो रही है ना, अगर वीकडे है ठीक है तो फिर आपका टेम्परेचर चेक करेगा, टेम्परेचर भी ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, आप फिर स्कूल जाएंगे, ड्रेस अप फॉर स्कूल। ठीक है, लेकिन अगर इफ़ वाली कंडीशन के साथ मैं एल्स चेक करूँ तो क्या है कि अगर वीकडे है तो ऊपर वाली एक्टिविटी परफॉर्म होगी, लेकिन अगर वीकडे नहीं है तो अगेन डू द वीकेंड एक्टिविटी। समझ आ गया? ठीक है, तो ये मल्टीपल कंडीशंस हैं जो यहाँ पर गिवन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये वाला प्रोग्राम जो है ये कहेंगे सूडो कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। मैं भी आपको समझा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ ए इज़ यू हैव टू फाइंड, आपके पास 3 नंबर्स हैं ए बी और सी। ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ में चेक करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो कंडीशन कैसे चेक हो रही है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, वो यहाँ पर इस कंडीशन पर अगर ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपके पास आएगा इस इफ़ के साथ। इस इफ़ में पहले तो बी के साथ चेक किया और वो सी के साथ चेक करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर अगर वैल्यूज़ देती हूँ, ए की वैल्यू मैंने दी है 15, बी की वैल्यू दी है मैंने 17 और सी की वैल्यू दी है मैंने 15 नहीं 25 दे देते हैं, और ये मैंने दी है 30। ठीक है, अब क्या है, वो यहाँ पर चेक करेगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है। अगर मैं यहाँ चेक करूँ कि ए बी से बड़ा है, ये वाली कंडीशन मेरी होगी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आएगा तो क्या होगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए को सी से चेक करेगा कि अगर ए सी से भी बड़ा है, जो कि यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स है, ए की वैल्यू 25 है और सी की वैल्यू आपके पास 30 है, तो ये कंडीशन यहाँ पर हो रही है फॉल्स। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो यहाँ पर इस कंडीशन पर नहीं आएगा, क्योंकि इफ़ के बाद ट्रू अगर होगी तो देन की के वाली कंडीशन चलती है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स की कंडीशन में आ जाएगा। एल्स की कंडीशन में लिखा है सी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पर चेक करके वो कहेगा ये से सी जो है वो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर है। समझ आ गया? अब एक और कंडीशन अगर मैं चेक करूँ कि ए की वैल्यू आपके पास 15 है, बी की वैल्यू आपके पास 17 है और अभी जो मैंने लिखा था सी की वैल्यू आपके पास 30 है। ठीक है, अब यहाँ पर 30 नहीं, इसको मैं 10 कर देती हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ चेक करेगा, सबसे पहली कंडीशन स्टार्ट हुई ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये फॉल्स कंडीशन है। अगर ये फॉल्स कंडीशन होगी तो ये वाली सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी, वो इनको चेक नहीं करेगा। वो इफ़ की कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, ठीक है, वो एल्स की कंडीशन पर आएगा। एल्स की कंडीशन में आपके पास दिया हुआ है नेक्स्ट चेक। अब वो चेक करेगा क्या कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, क्या बी जो है वो सी से ग्रेटर है, दैट इज़ ट्रू। ये वाली कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही होगी ट्रू। अब ट्रू होगी तो यहाँ पर जो है वो बताएगा कि बी इज़ ग्रेटेस्ट। समझ आ गया? अगर सी में यहाँ पर 30 होता, बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पर ये चेक करके अब वो चेक करेगा कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, ये स्टेटमेंट अगेन अभी इसमें थर्ड टाइम में आपके पास है फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन चेक नहीं करेगा, वो इस कंडीशन पर आएगा कि सी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। समझ आ गया? तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की है उसमें ग्रेटेस्ट है, एंड एट द लास्ट एंड इफ़। समझ आया? ध्यान से इसको समझें ताकि आपको समझ आए कॉन्सेप्ट कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल और कांस्टेंट का। जो हमने वैल्यूज़ अभी यहाँ पर जिस तरह ए बी और सी मैंने आपको फाइंड करने के लिए प्रोग्राम बताया, तो वो हमें बताना है कि वेदर द वैल्यू इज़ अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट। तो हमें इस तरह से पता चलता है कि अगर एक वैल्यू जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं चेंज हो रही है तो वो हम इसे कहेंगे दैट इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, रेफर टू द मेमोरी लोकेशन इट होल्ड्स, क्योंकि आप और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी में जो है वो वेरिएबल्स के लिए कुछ अपने पास स्पेस जो है वो एलोकेट कर देता है ताकि उसकी वैल्यू भी तो आनी है ना।
ठीक है। और ये वैल्यू जो है दैट कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इट इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। जैसे यहाँ पर दिया है इंट c इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? बेसिकली द वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो वैल्यू जो है प्रोग्राम में चेंज नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ, फिज़िक्स में पाई की वैल्यू है या ग्रेविटी की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में दी है कि अगर वो नहीं चेंज हो रही है तो इसको मैं क्या कहूँगी? दैट इज़ योर कांस्टेंट वैल्यू। समझ आ गई? अब ये आपके पास नीचे अगेन कॉन्सेप्ट्स हैं। ये भी आपको जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, सीक्वेंस का मतलब होता है जब स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एक सीक्वेंस में सॉल्व हो, तो आपके पास सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स कहलाते हैं। कंडीशन प्रोग्राम का मतलब होता है कि आपके पास कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो इफ़ एल्स इफ आएगा, लेकिन अगर सिंपल कंडीशन है तो आपके पास इफ़ एल्स आएगा जिसमें ट्रू और फॉल्स होती है, ठीक है। रेपिटिशन का मतलब होता है लूप, जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी एक्शन को बार बार परफॉर्म करते हैं तो आपकी कहलाती है रेपिटिशन। समझ आ गया? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। आप अगर आपने स्टार्ट से कॉन्सेप्ट नहीं लिया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 का लेसन नंबर 1, जो लेक्चर नंबर 1 मैंने दिया है, आप वो ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर उसे पढ़ें ताकि आपको ये चैप्टर कंप्लीट जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।